चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने जो फॉर्मूले लिखे, जो डेरिवेशंस की, उनके बेसिस पे एक दो छोटे छोटे सवाल करते हैं। पहले दो सवाल तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें बातें ऐसी नहीं है। सुनिए, हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बट आपके पास वो 37 डिग्री है। तो एक तरीके से आपके पास जो अल्फ़ा है वो तो बड़ा आपका 37 डिग्री है, और हमने बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया है, वो बड़ा कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो एक तरह से ये हमारा एंगल थीटा है। जिस एंगल से हमने बॉल को फेंका है बड़ा वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो बना रही है 37 + 45, इंक्लाइंड प्लेन के साथ बना रही है 45। जिस स्पीड से हमने बॉल को फेंका है दैट इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। बड़ा बॉल चलते 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 यहाँ पहुँच गए। मेरा सवाल बड़ा आपसे यह है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन एंड रेंज। ऑफ कोर्स ये वाली आपको रेंज निकाल लेंगे। इस u के बड़ा दो कंपोनेंट आएंगे, जैसा कि आपको पता भी है। इस तरफ आएगा u का cos 45, दैट इज u/√2। ये बड़ा मेरे पास आ गया है 25√2। इधर की तरफ u का sin 45, बड़ा जैसे मैं एक बार 25√2 लिख देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, g के अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो आपको सिखा चुका हूं कि अगर ये वाला एंगल 37 है तो g का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा g sin 37, इधर की तरफ आएगा g cos 37, इधर की तरफ g cos 37 मतलब 4g/5, इधर की तरफ g sin 37 दैट इज ऑफ कोर्स 3g/5। ये चीज़ें मैंने आपको पहले से याद भी करा रखी हैं। चलिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैसे मेरे बच्चों को फॉर्मूला बताइए कि सर इट इज बेसिकली 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। थीटा पता है, अल्फा पता है, इसे लिखने का बड़ा एक तरीका और हो गया 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। कैसे लिख दो बड़ा, एक ही आंसर आएगा। 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। एज यू कैन सी दैट कि इट इज 25√2। g परपेंडिकुलर इस g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट दैट कम्स आउट टू बी 8 आ गया बेटा। 40/5 कितना आ गया? 8। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट बी 25√2 अपॉन 4 सेकेंड्स। जैसे इच्छा हो वैसे करो, बट हर तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई हमसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी, निकाल लेंगे। इस मैक्सिमम हाइट को मैं बार के लिए h लिख दूँ। इस h को हमने दो स्टाइल से याद किया था, एक तो u² sin² थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, या फिर बेटा जी u परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी है 25√2, तो उसका स्क्वायर आएगा 25 × 25, √2 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा। 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर, g परपेंडिकुलर मतलब g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दैट इज ऑफ कोर्स बड़ा 8। ये दोनों कैंसिल, आंसर कम्स आउट विद 625/8 मीटर्स। सर रेंज कैसे निकालोगे? बड़ा रेंज के लिए वैसे हमने एक फॉर्मूला पहले से याद कर रखा है, 2u² sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन g टाइम cos स्क्वायर अल्फा। उसमें बड़ा अल्फा की वैल्यू आप 37 रख दो और थीटा की वैल्यू आप 45 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि रेंज निकालने का मेरे पास एक छोटा सा जुगाड़ और है। रेंज आपके पास ये वाले डिस्टेंस है, रेंज बेटा आपके पास ये वाले डिस्टेंस है। रेंज निकालने का मतलब है कि एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग, ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है इन 1 टाइम पीरियड। इस तरफ प्लस बेटा इस तरफ माइनस, इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ 25√2 इनटू टाइम, बेटा टाइम हम पहले से निकाल चुके हैं 25√2 अपॉन 4।
प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक्सेलरेशन है -6 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, बड़ा टाइम का स्क्वायर कम्स आउट 25√2/4 का स्क्वायर। बड़ा इसको सॉल्व कर लेना, 25 इंटू 25 बड़ा कितना हो गया 625/2, बड़ा √2 हो गया, वो 2 से कैंसिल, माइनस बड़ा ये तो 3 ठीक है, 2 ठीक है, 625 बड़ा ये √2 का स्क्वायर बड़ा 2, नीचे पास बड़ा आ गया 16, 2 से 2 बड़ा आपका क्या हो गया कैंसिल, 625 तो कॉमन ले लेता हूँ, 625 हाफ -3/16 बड़ा कितना आ गया, दिस इज 625 इंटू 5/16, यही है ना 16, अगर मैं एलसीएम लूँगा 8 - 3 इज 5, 5/16, ये बड़ा आपका आंसर आ गया। ऑफ कोर्स दिस इज इन मीटर्स। अगर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते बड़ा तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आई रियली होप बड़ा सारी बात आप समझ गए होंगे। ऐसा ही एक सवाल और कर लेते, इस बार बेटा मैं उसको डाउन द इंक्लाइन वाला सवाल करा रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले तो सेम ही थे, अंतर तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा आपकी रेंज में था, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 37 डिग्री है, तो अल्फा तो मेरे पास आ गया 37। मैंने किसी बॉल को ऐसे किसी हाइट पर से यूं फेंक दिया तो ऑफ कोर्स नीचे आएगा, तो डाउन द इंक्लाइन हो गया। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टली फेंका है। बड़ा हॉरिजॉन्टली अगर फेंका है, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो अगर ये वाला एंगल 37 तो ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल 37 तो बड़ा ये वाला एंगल भी 37। मज़े की बात है कि थीटा की वैल्यू भी आपके पास 37 आ गई, और यहाँ से चलते 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 आपकी जो बॉल होगी बड़ा वो यूँ आ जाएगी। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर बड़ा आपकी बॉल ज़मीन से टकराती है, इसी दौरान कभी ना कभी वो इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट पर भी रही होगी। मैं इसको स्मॉल h लिख देता हूँ, ठीक है। अगेन बड़ा g के दो कंपोनेंट आएंगे। g का ये वाला जो कंपोनेंट है ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये है आपका g का cos 37 डिग्री, ऑफ कोर्स दिस इज 8। इधर की तरफ है g का sin 37, इसकी वैल्यू आपके पास 6। जो वेलोसिटी है उसके बड़ा दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ 20 का cos 37 बड़ा वो तो 16 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बड़ा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है 20 का sin 37, sin 37 इज 3/5 बड़ा ये आ गया मेरे पास 12 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बड़ा दो फॉर्मूले हैं, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। थीटा और अल्फा दोनों ही बड़ा आपके 37 है, और रख दीजिए आंसर आ जाएगा। हालांकि हम थोड़ा सा सिचुएशन को बेटर तरीके से फील कर पा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा ये लगा दो 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो। एज यू कैन सी दैट कि वो तो आपका 12 मीटर पर सेकेंड है। g नहीं मेरे बच्चों, किससे डिवाइड करना है, g के उस कंपोनेंट से जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, बड़ा वो आपके पास 8 है। बड़ा मेरे ख्याल से 3 आ गया होगा आंसर, 3 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, इंक्लाइन प्लेन से अगर मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, फॉर्मूला आप लोग जानते बड़ा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 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 2g cos अल्फा। थीटा अल्फा दोनों ही 37 है, u बड़ा आपका 20 है, g आपका 10 है, लिख देना आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर का स्क्वायर। u परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज ऑफ कोर्स 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर, बड़ा g परपेंडिकुलर इज 8। बड़ा मेरे ख्याल से 9 आ गया होगा आंसर। बड़ा कितना आ गया 9। ऑफ कोर्स हाइट है तो आंसर मस्ट बी इन मीटर। सर रेंज का फॉर्मूला, बड़ा वैसे रेंज का फॉर्मूला आपको तो जानते ही, बड़ा रेंज के फॉर्मूले में
वैल्यूज पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम फॉर्मूले पर ही विश्वास रखें तो हम बोलेंगे कि रेंज इज 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन g टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 ठीक है बेटा, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 साइन थीटा, थीटा भी 37 है, अल्फा भी 37 है, साइन 37 इज ऑफ कोर्स बेटा 3/5 कॉस 37 माइनस 37 तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 इज 1। नीचे आ गया जी कॉस अल्फा, बेटा कॉस अल्फा कितना होता है, दैट इज कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5 तो 4 तो ठीक है बेटा, अपॉन 25, सॉरी स्क्वायर करना था ना, स्क्वायर करना था सॉरी, तो यहाँ पर तो आ गया 16 अपॉन 25 ऊपर चला गया, ये निपटा ये निपटा ये निपटा ये निपटा, और कुछ निपटाना है, हाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये 5, कुल मिलाकर मेरे पास आ गया 5 × 15 75, 75 मीटर्स की आपके पास रेंज आ गई, ये आपके पास 75 मीटर्स की रेंज आ गई। यही रेंज को बच्चा इसलिए कह सकता है कि सर मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इस तरफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज़ कर लेता हूँ, और t जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का टाइम यूज़ कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इधर की तरफ एक्स एक्सिस है तो इधर वाली चीज़ को प्लस लेना है, इधर वाली चीज़ को माइनस। नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है 16, टाइम है बेटा तुम्हारा 3 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन है g साइन 37 बेटा कितना 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, बेटा 48 तो ये हो गया प्लस 27 ये हो गया, बेटा 8 और 7 5, 4 और 3 75 मीटर्स। कैसे कर लो बेटा आपका आंसर तो सेम ही आएगा। फॉर्मूला ना याद हो तो ऐसे कोई खास लोड वोड लेना नहीं है, ऐसे आप बेसिक से करोगे तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा, अच्छा सवाल, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आता होगा, बात समझ आती होगी तभी जाके सवाल बनेगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास अल्फा है, इस इंक्लाइंड प्लेन से बॉल को हमने बीटा एंगल पर फेंक दिया है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन बीटा है, किसी स्पीड से फेंक दिया होगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, स्पीड नहीं दी हुई है और ना ही मेरे ख्याल से ज़रूरत है। सच दैट बॉल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली, ये जो नॉर्मली शब्द यूज कर रखा है ना, इसके जैसे बड़ा और भी वर्ड्स होते हैं, ऑर्थोगोनली, परपेंडिकुलरली, सबका एक ही अर्थ है, ठीक। परपेंडिकुलरली बोल दो, ऑर्थोगोनली बोल दो, नॉर्मली बोल दो, एक ही बात है। सवाल का अर्थ तुम समझ गए होंगे, बॉल जाती है टी इज इक्वल टू 0 पर फेंका, लेट से बड़ा यू वेलोसिटी से फेंका, यू सवाल में दे नहीं रखा था, हमने मान लिया, ठीक है। बॉल जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है, और जिस टाइम पर इंक्लाइंड प्लेन को स्ट्राइक करती है तो इंक्लाइंड प्लेन को स्ट्राइक करती है ऐसे परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। बॉल गई 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 और इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली। अब आराम से सुनना कि इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का अर्थ क्या है। पहली बात तो कब स्ट्राइक करेगी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर कि बॉल इंक्लाइंड प्लेन से तब स्ट्राइक करेगी जब आपका टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। टाइम पीरियड मेरे बच्चों को पहले से पता ही है, 2u साइन थीटा नहीं बेटा, ये वाला एंगल तो बीटा दे रखा है, अपॉन g टाइम्स कॉस अल्फा, इस टाइम पर स्ट्राइक करेगी। लेट्स से बेटा दिस इज योर एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, लेट्स बेटा दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी दैट विल बी u cos बीटा,
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो आएगी दैट विल बी यू साइन बीटा। रही बात बेटा एक्सेलरेशन की, मैं समझा चुका हूँ। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ जी साइन अल्फा, इधर की तरफ जी कॉस बीटा। इधर की तरफ आपका जी साइन अल्फा, इधर की तरफ आपका जी कॉस बीटा। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमने सब एक्स और वाई के अलोंग लिख लिया। बॉल जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है और इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस मैंने किधर ले रखी है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले रखी है। अगर इंक्लाइन प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब इसके पास सारी की सारी जो वेलोसिटी है, इसके पास इस टाइम पर सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग है। ये जो सारी की सारी वेलोसिटी है बेटा किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि दिस नेट वेलोसिटी इज एग्जैक्टली अलोंग वाई एक्सिस। बल्कि इस इंस्टेंट पर तो, किस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर इंक्लाइन प्लेन से टक्कर हुई है, इस इंस्टेंट पर सारी की सारी वेलोसिटी अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्वियस बात है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपकी वेलोसिटी जीरो है। कब? शुरुआत में नहीं, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी थी। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, ये लगातार एक्स एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी घटाता गया घटाता गया घटाता गया, और इस टाइम पर सारे के सारे जो वेलोसिटी है वो इस तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग तो किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी है ही नहीं। अब जरा दिमाग लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पता है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पता है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस पता है, इवन यहां से तक का टाइम भी पता है। ये सवाल चीख चीख के कह रहा है, क्या चीख चीख के कह रहा है कि हमें इक्वेशन लगानी चाहिए बेटा, कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन फिर गैलीलियो सर की बात आई, याद आई, क्या याद आई कि x के अलोंग अलग, y के अलोंग अलग, हमें तो x में मतलब है। फाइनली सारी की सारी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं है। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास u cos बीटा है, प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, बड़ा x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो है वो g sin अल्फा नहीं है, माइनस g sin अल्फा है। क्यों? x एक्सिस है इस तरफ और आपके पास एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है जस्ट उसके अपोजिट, तो माइनस g sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाई जिस टाइम पर आपके पास x एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हुई है वो टाइम तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे बच्चों को पहले से पता ही है, 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी बेटा, u से आपका u हो जाएगा कैंसिल, u से बेटा आपका u क्या हो जाएगा, कैंसिल। लो मैंने बेटा वो टाइम में नीचे अल्फा लगाना, ये लीजिए बेटा, मेरे पास आंसर आ गया, cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बड़ा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cot अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan बीटा। अगर अल्फा और बीटा के अंदर ये रिलेशन अगर है तो उस केस में आपकी जो बॉल होगी वो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। और सवाल के अंदर यही पूछ रखा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये बड़ा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आई रियली होप इस बात को समझ गए बेटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं बेटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका बीटा है। सवाल पूछा गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सच दैट प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली। अगर इस बात का आप अर्थ नहीं समझे हो तो मैं एक बार डायग्राम से बताता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है। t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा अपन ने बॉल को फेंक दिया,
और ये जो बॉल है ये यूं चलते 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 जाती है और इंक्लाइन प्लेन को ऐसे जब स्ट्राइक करती है तो इसके सारे के सारे जो वेलोसिटी है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर इंक्लाइन प्लेन यहाँ ना होता तो बड़ा फिर तो ये ऐसे चलते 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 ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी कंप्लीट कर लेती। ये इंक्लाइन प्लेन को ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रही है। मान लीजिए बेटा t इज इक्वल्स टू 0 से फेंका और लेट से टाइम t इज इक्वल्स टू स्मॉल t पर ये बॉल इस इंक्लाइन प्लेन से टकराई। मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए। सोचने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा कि सिर्फ जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचना मस्ट है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बच्चा अलग अलग स्टाइल से सोच सकता है। मेरे पास एक आइडिया है, हो सकता है कि ये वाला आइडिया आपको पसंद भी आए। बड़ा हो सकता है कि ये वाला आइडिया आपको पसंद भी आए। यहाँ से यहाँ तक का जो समय है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो टाइम है ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इंक्लाइंड प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। यहाँ से फेंका और यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन से टक्कर हो गई तो ये जो टाइम है ये हमारे इंक्लाइंड प्लेन के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। और इंक्लाइंड प्लेन पर जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला मेरे बच्चों ने याद कर रखा है, क्या? 2u साइन थीटा, थीटा नहीं बेटा ये बीटा है, अपॉन g टाइम्स कॉस अल्फा। लेकिन सर इसमें तो हमने इस फैक्ट को यूज ही नहीं किया कि जिस टाइम पर टक्कर हो रही है उस टाइम पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। इस फैक्ट को यूज तो करो। अभी करता हूं। मान लो कि ये इंक्लाइंड प्लेन ना होता तो ये एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता। बेटा क्या होता? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता। और ऐसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता कि जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से अल्फा प्लस बीटा होता। और हम जानते हैं कि आधे रास्ते हाइट बढ़ती, यहां पर सारी के सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती, फिर बड़ा हाइट आपकी घटती। तो अगर मैं इस मोशन को ऐसा कहूं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन ना होता तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड अगर t होता तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड तुम जानते हो जस्ट t/2 होता। नहीं समझ आया? मैं चलो इस बात को रिपीट करता हूं। यहां से यहां तक के समय को मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला जो समय है ये एक तरीके से हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पीरियड का हाफ है। सर हाफ क्यों? क्योंकि बड़ा हाईएस्ट पॉइंट पे है ग्राउंड से, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो समय है मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके टाइम पीरियड का हाफ है, उसके टाइम पीरियड का हाफ है। तो सेम टाइम पीरियड को मैं ऐसे कह सकता हूं, सेम टाइम को मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो था उसके टाइम पीरियड का हाफ। सर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा उसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा। थीटा मतलब बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है अपॉन जी। ये बड़ा आपका आ गया टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक ही टाइम पीरियड को हमने दो अलग अलग स्टाइल से लिखा। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक के समय को मैंने दो स्टाइल से लिख दिया। इंक्लाइन प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट का जस्ट हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि ग्राउंड से देखने पर बड़ा वेलोसिटी इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर है, तो बड़ा ऑफ कोर्स टाइम पीरियड का हाफ होगा। एक ही टाइम को बेटा मैंने दो स्टाइल से लिख दिया है, दोनों को बराबर कर दो क्योंकि टाइम तो बड़ा सेम ही है। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी। जैसे इसको बराबर किया बेटा मेरे पास आ गया 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी। बेटा u तो दे नहीं रखा था तो कैंसिल तो होना ही था और हमारे पास आंसर आ गया 2 टाइम्स साइन बीटा
इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें तो रिलेशन पूछा था और अल्फा बीटा में, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। अगर अल्फा और बीटा आपस में इस इक्वेशन से अगर रिलेटेड होंगे तो उस केस में आपकी जो बॉल होगी वो इंक्लाइंड प्लेन को इस तरह से परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगी। अच्छा रिजल्ट था, शायद सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल बेटा पहले ही बोल दो, थोड़ा टफ है, तो कोई बच्चा ऐसे किसी टफ सवाल से, टफ सिचुएशन से घबराता है, वो बेटा एक बार सॉल्यूशन ज़रूर देखे, ना समझ में आए या फिर लगे कि इसमें बहुत सारे उसे लूप होल्स लगे कि ना मैं तो नहीं समझ पाया, बहुत ही अजीब सा है, तो वो लीव भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अब जो अच्छा बच्चा होगा तो ऑब्वियस बात है कि सारे सवाल करना चाहेगा, सारी बातें समझना भी चाहेगा, तो वो तो सारी बातें समझे। किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कि ये सवाल ना समझ में आए तो ज़बरदस्ती इसके पीछे ना पड़े, वो मूव ऑन करे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सवाल ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, ये एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, दोनों इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है और ये भी आपका इंक्लाइंड प्लेन है। दोनों के मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखे हैं 30 और 60 डिग्री। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेटा आपका O है, मैंने इसको O कह रखा है। ऑब्वियस बात है कि ये 30 है, ये 60 है, टोटल एंगल बेटा 180 होना चाहिए, तो दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मैं अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैं इसको वाई एक्सिस बोल सकता हूँ, है कि नहीं। अगर इसको मैं एक्स बोलूंगा तो इसको मैं वाई बोल सकता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही। इस O पॉइंट से कुछ दूरी पर एक है P पॉइंट, इस P पॉइंट की ग्राउंड से हाइट है स्मॉल h, बड़ा स्मॉल h मुझे पता नहीं है कितनी है। यहां से मैंने किसी बॉल को फेंका, मैं क्लियरली बोल दूं बेटा इस बात को कि बॉल को मैंने इस पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका है, पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका है और 10√3 मीटर पर सेकंड से फेंका है। कैसे फेंका है? 10√3 मीटर पर सेकंड से फेंका है। यह बात समझ आ गई। और ये बॉल जाती है 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 और दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। जिस पॉइंट पर यह स्ट्राइक करती है उस पॉइंट का मैंने नाम निकाल दिया है Q। फेंका भी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन से स्ट्राइक भी बेटा कैसे कर रहा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है मैंने उस पॉइंट को बेटा Q बोल दिया और उस Q पॉइंट की ग्राउंड से जो हाइट है मैंने उसको एक बार के लिए कैपिटल H बोल दिया। कैपिटल H बेटा मुझे पता नहीं है। सबसे पहला सवाल बेटा यहां से तक का टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो निकालो। ऑल्सो बेटा हाँ, फाइंड हाइट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q। बेटा पॉइंट P की हाइट कितनी है, पॉइंट Q की हाइट कितनी है, ये भी निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, बेटा जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जब कभी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालनी हो तो बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं पूछा है, मैंने ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही वाली नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं थोड़ा पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब ये बाकी चीज़ें आ जाएंगी तो ये भी आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड V। जिस टाइम पर Q पॉइंट से टक्कर होगी उस टाइम पर V कितना होगा ये भी आप जरूर बताएं। ये बड़ा इतने सारे सवाल हैं, ये बड़ा इतने सारे सवाल हैं, करते सुनिए बेटा। एक एक्सिस को बोल दो x और एक को बोल दो y। सर ये बात दिमाग में आई कैसे? क्योंकि बेटा ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो एक को अगर मैं x बोलूंगा तो दूसरे को मैं y बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन को जरा गौर से देखो। इसके पास वेलोसिटी जो है वो 10√3 है
और इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है सारी की सारी वेलोसिटी। इसका मतलब इस टाइम पर जितनी वेलोसिटी है ना, वो सारी की सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस टाइम पर वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। शुरुआत में वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। मैं लिख भी लेता हूं, शुरुआत में बेटा वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। जिस टाइम पर टक्कर होगा उस टाइम पर क्या होगा, गौर करते हैं। जिस टाइम पर टक्कर हो रही है ये आपकी एक्स एक्सिस है और इस टाइम पर सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो v है, ये सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है। जिस टाइम पर टक्कर हुई है उस टाइम पर x एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका अर्थ तो ये निकला कि x एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी घटी है, क्योंकि आपके पास x एक्सिस के अंदर शुरुआत में वेलोसिटी थी, अब नहीं है। इसका जरूर x एक्सिस के अलोंग कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, निकाल लेंगे। सर y एक्सिस के अलोंग में अगर ध्यान से देखो, y एक्सिस के अलोंग अगर ध्यान से देखो तो शुरुआत में वेलोसिटी नहीं थी, अब है। इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो है। मेरे बच्चों को क्या फालतू बातें कर रहे हो, काहे का x एक्सिस के अलोंग, काहे का y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो एक बार बॉल अगर हवा के अंदर पहुंच गई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, g, बस g होता है। हाँ बेटा g तो होता है, लेकिन g के मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। मेरे ख्याल से मेरा काम बन जाएगा। देखना, जैसे ही बॉल हवा में आई उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g। बेटा ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल वापस से 30। जी के दो कंपोनेंट आएंगे, गौर करना बेटा, जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। ये वाला कंपोनेंट है जी का cos 30, ये वाला कंपोनेंट है जी का sin 30। ये है y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग ये वाला एक्सेलरेशन है, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। बेटा प्लस माइनस ढंग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस है ऐसे और ये एक्सेलरेशन है ऐसे, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा मेरे को। ये है मेरा x एक्सिस, देखो बेटा, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, और ये है x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो पक्की बात है कि ये मेरा x एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन। अगर कोई बच्चा इतनी बात समझ गया तो उसके लिए तो अब जस्ट पीस ऑफ केक है। वो बोलेगा देखो सर ऐसी बात है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस पता है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस पता है, और मुझे पता है कि जिस टाइम पर टक्कर होगी फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 हो गई है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 हो गई है। तो सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। किस तरफ? x एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता करना है। सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सटाक से आपके टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ जाएगा। एक बार अगर टाइम आ गया, फिर ये वेलोसिटी निकालने के लिए, ये सारे के सारे वेलोसिटी किस तरफ है? y एक्सिस के अलोंग। ये वाली वेलोसिटी निकालने के लिए मैं y एक्सिस में इक्वेशन लगा दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस मुझे पता है, टाइम तुमने अभी भी निकाल दिया, मेरा काम बन जाएगा। तो दो बार इक्वेशन लगानी है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एक बार x के अलोंग, एक बार y के अलोंग। x के अलोंग लगाते ही टाइम आ जाएगा, उस टाइम को पुट करके मैं बड़े आराम से सारा का सारा काम कर लूंगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे बच्चों को थोड़ा सा चीजें विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही है। मैं इसको बेटर तरीके से विजुअलाइज करा सकता हूं आपको, मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से आपको समझा सकता हूं, विजुअलाइज करा सकता हूं। इसको अगर बेटर तरीके से अगर इमेजिन करना है तो एक काम करो बेटा, इस पूरे के पूरे डायग्राम को ऐसे 60 डिग्री घुमा लो, देखने में अच्छा लगेगा, पक्का अच्छा लगेगा। सुनो,
बड़ा देखना, ये h है, तो O से P तक के डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं कि बेटा साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू हाफ, दैट इज परपेंडिकुलर h अपॉन OP। तो O से P तक के जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आ गई है 2h। उसी तरह से साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन OQ। तो O से Q तक की डिस्टेंस मेरे पास आ गई है 2h अपॉन √3। अगर आपको सवाल को इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है तो पूरी सिचुएशन को ऐसे 60 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री घुमा लो। जैसे 60 डिग्री घुमाओगे ये यूं आ जाएगा और ये आपका ऐसा आ जाएगा। देखते हैं बड़ा डायग्राम कैसा नजर आएगा। 60 डिग्री घुमाते ही इट विल लुक लाइक दिस। इट विल लुक लाइक दिस। ये आपका बेटा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट O, ठीक है, और जो P वाला पॉइंट था वो बेटा ऐसे यूं पर आ जाएगा। ये रहा बेटा आपका P वाला पॉइंट। ये आपके पास y एक्सिस है। P वाले पॉइंट पर सारी की सारी वेलोसिटी ऐसे है, मैंने घुमा दिया तो बेटा ये वेलोसिटी सामने आ जाएगी 10√3। ये लो बेटा इसके पास सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है और ये बड़ा वेलोसिटी कितनी है 10√3 मीटर पर सेकेंड। O से P तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 2 टाइम्स h। O से P तक की जो डिस्टेंस दैट इज 2 टाइम्स h। यहां से बॉल जाती है जाती है जाती है और x एक्सिस से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। यहां से बॉल जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है और x एक्सिस बेटा ये रही आपकी x एक्सिस, x एक्सिस से Q पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और ये इसकी वेलोसिटी है। जो भी वेलोसिटी है उसका x एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है ही नहीं, सारी की सारी y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, बल्कि इस इंस्टेंट पर तो x एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी है ही नहीं। O से Q तक की जो डिस्टेंस है, O से Q तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने 2h अपॉन √3 लिख दिया है। ठीक है बच्चों। सर एक्सेलरेशन अभी बताता हूं। x एक्सिस है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g cos 30। बड़ा cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये आ गया 5√3। तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बड़ा p को थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है और उसकी वैल्यू है 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस तो यूं है, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g sin 30। बेटा g sin 30 तो 5 आ गया। इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ मेरे पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। ये बड़ा एक तरीके से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मत सोचना कि मैंने कोई नया डायग्राम बनाया है, मैंने पुराने वाले डायग्राम को ही सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री घुमा दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि इसको इमेजिन करने में दिक्कत आती हो और हो सकता है कि इसको इमेजिन करने में कम दिक्कत आती हो। अगर कोई बच्चे बोलते नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है तो उसी से करते रहो, अदरवाइज मैंने हल्का सा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को घुमाया है, मैंने और कुछ काम नहीं किया। फिजिकल सिचुएशन आपके एग्जैक्टली सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ये कहानी है t इज इक्वल्स टू 0 की। ये है बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट्स से t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। देखना बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है इस तरफ और सारी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग है, कितनी है 10√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है ऐसे और एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग नेगेटिव साइड में है, तो उसको बड़ा +5√3 नहीं -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो।
जिस टाइम पर पार्टिकल की यूं टक्कर हो रही है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी है ही नहीं, सारी की सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी है 0 और मुझे समय चाहिए, टाइम चाहिए। इन चारों को रिलेट करते हुए क्या आपके पास कोई इक्वेशन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और बेस्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। किस तरफ? x के अलोंग, x के अलोंग, x के अलोंग। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10√3, एक्सेलरेशन आपके पास -5√3 इंटू टी, और टी को सॉल्व करते मेरे पास आंसर आ गया है 2 सेकेंड, और यही है बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। जो अच्छा बच्चा होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा, वो कहेगा सर ऐसे घुमाने वाने की जरूरत ही नहीं, मतलब सर वैसे समझ गया था। एक्स एक्सिस यूं है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ये है, यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी है नहीं, ये वाला डायरेक्ट इक्वेशन से मैं यही कर लेता। बेटा कर लेते, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बेटर तरीके से इमेजिन कर पाऊं, इसलिए जानबूझ के इस तरह से मैंने 60 डिग्री घुमाया है। पहला काम तो हो गया। जिस टाइम अब मैं ये तो पहला वाला सवाल हो गया। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड वी, जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी? अरे भाई जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। सर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बेटा वाई एक्सिस के अलोंग मुझे वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, शुरुआत में सारी वेलोसिटी एक्स के अलोंग थी। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जरा चेक करना बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है -5। सर माइनस क्यों? बिकॉज वाई एक्सिस ऐसे है और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अपोजिट है। चेक कर लो बेटा, वाई एक्सिस ऐसे है और एक्सेलरेशन जो 5 है बेटा जस्ट उसके अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे वेलोसिटी कब पूछी है? इस टाइम पर। ये वाला टाइम कितना है? 2 सेकेंड। क्या कोई रिलेशन है? आप बोलोगे से बिल्कुल रिलेशन है। v is equals to u plus at. Final velocity along y axis is equals to initial velocity along y axis plus acceleration into time। बड़ा y axis के along मेरे पास velocity आ गई है -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो योर नेट वेलोसिटी। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। वैल्यू में ही अगर आपका इंटरेस्ट है तो बड़ा आप 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, जो डायरेक्शन तो हम पहले से भी ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आई रियली होप बेटा सारा काम आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मुझसे हाइट पूछी है पी और क्यू पॉइंट की, ये स्मॉल एच और कैपिटल एच पूछा है, निकाल लेंगे बेटा। ध्यान देना, ध्यान देना। यहां से यहां तक पार्टिकल का कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी है और कुछ वाई एक्सिस के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट है। जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो 2h है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइम्स कैपिटल एच अपॉन √3 है। मेरे ख्याल से इससे हमारे स्मॉल एच और कैपिटल एच आ जाएंगे। चलिए बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर। बेटा बोलना, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10√3। टाइम बेटा पूरे मोशन का कितना आया था? 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बेटा कितना आया था? -5√3 इंटू बेटा टाइम का स्क्वायर। 2 से 2 बेटा कैंसिल, 20√3 माइनस 10√3 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना? 10√3। इसका मतलब हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब O से Q तक की जो डिस्टेंस है वही हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। बड़ा वो मेरे पास आ गया है, कितना आ गया? कितना आ गया? 10√3। 10√3 बेटा इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल H अपॉन √3। बेटा कैपिटल H की बेटा वैल्यू आ गई शायद 15 मीटर। बेटा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैपिटल H की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 15 मीटर। और बेटा ये मेरे पास आ गया है 10√3 मीटर। O से Q तक की डिस्टेंस, O से Q तक की डिस्टेंस आ गई 10√3 मीटर। सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सोचता हूं बेटा,
वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इंटू टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में थी नहीं बेटा, टाइम आपका 2 सेकेंड है। वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन था -5 इंटू टाइम का स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल। वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है -10। बच्चे बोलेंगे हाँ सर दिख भी रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये कितना आपका 10 मीटर। कोई मुझसे पूछ ले कि ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है तो बोल दूंगा कि ओ से पी तक की डिस्टेंस मेरे पास है मैं यहां लिख, ओ से पी तक की डिस्टेंस मेरे पास है 10 मीटर। हालांकि ओ से पी तक के डिस्टेंस को मैं 2 टाइम्स स्मॉल एच लिख सकता हूं, तो स्मॉल एच मेरे पास आ गया है 5 मीटर। एक्चुअल डायग्राम में अगर दिखाना चाहूं तो दिखा देता हूं बेटा, ये आपका आ गया है 5 मीटर और ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आ गई है 10 मीटर। ये मेरे पास आ गई है 10 मीटर। बता दिए पन्ने। मुझसे पूछा है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी पूछी है। अगर आपको बेटा 2 पॉइंट के बीच की अगर दूरी पूछे तो पाइथागोरस लगा दो। सर पाइथागोरस कैसे लगा दूं? क्योंकि बेटा इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये बड़ा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो P से Q तक की डिस्टेंस को आप कह सकते हो कि सर इट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 √3 का स्क्वायर। 10 तो बड़ा बाहर आ गया, 3 + 1 = 4, 20 मीटर बड़ा आपका आंसर आ गया। तो P से Q के पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो आपके पास 20 मीटर है। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बातें आपको समझ में आई गई होगी। कोई मुझसे ओ से क्यू की डिस्टेंस पूछे, ओ से पी तक की डिस्टेंस पूछे, स्मॉल एच पूछे, कैपिटल एच पूछे, पी से क्यू तक की दूरी पूछे, हम सारे के सारे काम कर सकते हैं। और मेन बात सिर्फ और सिर्फ ये थे कि मोशन को हमने तोड़ा एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। बच्चों को इमेजिन करने में दिक्कत ना आए इसलिए बेटा जानबूझ के मैंने पूरे पूरे डायग्राम को है 60 डिग्री घुमा दिया, उससे इमेजिन करना आसान हो गया। इक्वेशंस तो वही बनी, इक्वेशंस तो कोई नई नहीं बनी है, बट मुझे ऐसा लगा कि इस डायग्राम के मुकाबले मेरे बच्चे शायद हो सकता है कि इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस किए हो। बाकी जो समझदार बच्चा होगा जिसकी इमेजिनेशन वैसे अच्छी होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायग्राम सर कैसे बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमने काफ़ी हद तक इस पूरे के पूरे सवाल का बढ़िया से पोस्टमार्टम कर लिया है। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को लगता हो कि सर ये सवाल बहुत टफ था, मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि यू कैन स्किप इट। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी टफ नहीं था जितना मैंने होगा बनाया था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स का लास्ट पोर्शन, दैट इज रिलेटिव मोशन। अभी तक हम जो मोशन एनालाइज कर रहे थे काइनेमेटिक्स के अंदर, वो मोशन हम एनालाइज कर रहे थे ग्राउंड से। और रेक्टिलिनियर मोशन जब पढ़ा तब भी सारा का सारा मोशन हम ग्राउंड से देख रहे थे। और प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड बॉल को फेंका हो, चाहे बेटा टावर से फेंका हो, चाहे बेटा हमने इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका हो, बॉल को हम देख तो ज़मीन से रहे थे, रेस्ट पे रह के हम बॉल को देख रहे थे। रिलेटिव मोशन के अंदर में इस बात को एनालाइज करेंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा हो तो उसको बाकी चीज़ें कितनी वेलोसिटी से, कितने एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखाई देंगी और उसके रेस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह होंगे। इसके लिए हल्का फुल्का वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई फाई सब्ट्रैक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, जो बड़ा अपन ने ऐसे 11वीं क्लास वगैरह में पढ़ रखा होता है वही अपना जो सिंपल सा जो वेक्टर्स होता है उससे हमारा सारा काम बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा रिलेटिव मोशन है क्या। मैं फिर से एक बात और बताना चाहूँगा कि रिलेटिव मोशन के सवाल इन जनरल बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ी सी जैसे इन्वॉल्व होती है तो बच्चा थोड़ी सी कन्नी काटता है। ठीक है, चीज़ें जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है तब तो लगातार करता चला जाता है, और जैसे चीज़ों में हल्की फुल्की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है तो बच्चा थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करता है और उस कारण से रिलेटिव मोशन उससे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, और उसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। अब इमेजिनेशन में कुछ बच्चों का थोड़ा सा हाथ तंग भी रहता है, तो इसलिए उनको रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा इतना पसंद नहीं होता। बट कोई भी चीज़ हमें पसंद तभी आएगी जब उसके हमसे सवाल बनेंगे। सवाल हमसे तभी बनेंगे जब हम ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे और पेशेंस के साथ सवालों में लगातार लगे रहेंगे।
जब भी आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आए तो उसके आसान सवालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया कीजिए, और ऐसे केस में आप किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि चैप्टर जेई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और इसके सवाल बड़ा जेई के अंदर पूछ ही लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ सवाल आजकल रिलेटिव मोशन के नहीं पूछते हैं। जब पेपर सब्जेक्ट ही हुआ करता था उस ज़माने के अंदर थोड़े से रिलेटिव मोशन के ज़्यादा टफर साइड के क्वेश्चन आया करते थे। आजकल सवाल उतने टफ नहीं पूछते, बट स्टिल जो चैप्टर हमने अभी जो दो तीन चैप्टर पढ़े हैं वो उनके मुकाबले ये थोड़ा सा टफर साइड का टॉपिक है, और आगे आने वाला जो टॉपिक है वो भी इससे आसान है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि फिजिक्स के शुरुआत के अंदर ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफर काइंड ऑफ टॉपिक है, लेकिन टफ इसमें फिजिक्स नहीं है, टफ इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो है। बट ठीक है, फिर भी आप अपना भरोसा रख सकते हैं इस बात का कि जो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर सारे के सारी चीज़ें, सारे के सारे केसेस, सारे के सारी बातें हम बड़े आराम से देख लेंगे। कोई बच्चा अगर सारे सारी शीट लगाता है और क्लास के सारे सारे लेक्चर्स को बढ़िया से अगर समझता है तो मुझे लगता नहीं कि रिलेटिव मोशन के टफ सवाल के अंदर भी उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए सुनिए बेटा, सबसे पहली मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ रिलेटिव पोजीशन। आराम से इत्मीनान से बातें सुनना, और ख़ास तौर से टर्म्स पर थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताना, क्योंकि बेटा टर्म्स के साथ एक बार अगर तुमने दोस्ती कर ली तो फिर सारा चैप्टर थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। ये बेटा मान लीजिए मेरे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम है, और इसके अंदर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पार्टिकल है ए, और इसकी पोजीशन जो है लेट्स से बेटा इट इज आर ए। इसी तरह से ये बेटा कोई दूसरा पार्टिकल है और इसकी पोजीशन बेटा आपके पास ऐसे है आर बी। पोजीशन का तुम अर्थ जानते हो, पोजीशन का अर्थ ये है कि ओरिजिन से देखने पर ए यू नज़र आ रहा है, ओरिजिन से देखने पर बी यू नज़र आ रहा है। ओरिजिन आप ऐसे मान लो कि एक तरीके से ग्राउंड पर बैठ कर देख रहे हैं तो ए यहाँ नज़र आ रहा है और बी यहाँ नज़र आ रहा है। मान लो कोई मुझसे ये पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, तो बोलूंगा कि दिस इज पोजीशन ऑफ बी। कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए, तो दिस इज पोजीशन ऑफ ए। देन कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसका अर्थ क्या है? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का अर्थ ये कि बी को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? ए देख रहा है। लिखते हैं इस बात को बेटा, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब बी को देख रहे हो, कौन देख रहा है? ए देख रहा है। तो ध्यान देना, इसमें जो मैंने पहले लिखा है ये आपकी एक तरीके से ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है। जो मैंने बाद में लिखा है ये आपका ऑब्जर्वर है जो देखने वाला है। अब समझदार बच्चे को तो इस बात का इशारा ही काफी है, इशारा ही काफी है कि ए को बी यहां नजर आएगा, ए को बी यहां नजर आएगा। मान लो मैं ए हूं और मैं बी को देखूंगा तो मेरे रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन ये है। दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बेटा दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए में बेटा ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका हेड जो है वो बी पर है। बेटा बी कौन है? इस केस में मैंने लिख दिया आपकी ऑब्जेक्ट, बेटा हेड है ये। और इस वेक्टर की टेल कहां पर है? ए पर। ए कौन है बेटा? आपका ऑब्जर्वर। दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मैं कुछ ज्यादा ही एलिमेंट्री तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो ये कहता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि आर ए वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर आर बी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कभी निकालनी हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी की पोजीशन में से, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है।
बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। आई रियली होप बेटा लैंग्वेज समझ में आ गई कि कैसे व्हाट डज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मीन्स। इसी तरह से इसका एक उल्टा भी, इसी तरह से इसका उल्टा भी, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सिर्फ पोजीशन ऑफ बी बोला होता ना तो, सॉरी बेटा, सिर्फ पोजीशन ऑफ ए बोला होता तो मैं ये समझता, लेकिन बोला है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए की क्या पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में, कि अगर बी देख रहा है तो उसको ए कहां नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर बी के देखने पर अगर बी ऑब्जर्वर है तो उसको ए इधर नजर आएगा, इधर। दिस इज position of A with respect to B. This is position of A with respect to B. बड़ा इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, position of A with respect to B. वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो ऐसे, और बड़ा अगर मान लो ऐसे लिखना चाहो तो ये पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू। पहले जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा लिखा है बेटा वो ऑब्जर्वर है। ए को देख रहे हो, कौन देख रहा है, बी देख रहा है, तो बी को देखने पर ए यू नजर आएगा। आई रियली होप बड़ा समझ गए होंगे। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बड़ा जो वेक्टर है जरा गौर से देखो कि इसका हेड कहां पर है और इस वेक्टर के टेल कहां पर है। इस वेक्टर का जो हेड है वो तो ए पर है, क्योंकि ए कौन है, ऑब्जेक्ट। इस वेक्टर की टेल कहां पर है, बी पर है, क्योंकि इस बार बी कौन है, आपका ऑब्जर्वर। बी कौन है बेटा, आपका ऑब्जर्वर। बट अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। आर बी प्लस आर ए बी इज इक्वल्स टू आर ए। और यहां पर से बेटा पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मेरे पास आ गई है पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। इट इज सिंपली पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। फॉर्मूला बेटा लगभग वैसा सही है। वो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए था तो बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन निकाल दिया। ये बेटा पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है तो ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन निकाल दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में से ऑब्जर्वर की पोजीशन को माइनस कर दिया। फंडा तो बेटा आपके पास यही है। आई रियली होप समझ होंगे। बड़ा कुछ नोटिस किया, ये आर ए माइनस आर बी है, वो आर बी माइनस आर ए है। मैं एक बात बोल सकता हूं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है इट इज नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अरे ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं। ए अगर बी को देखता है तो ये पोजीशन वेक्टर है, बी अगर ए को देखता है तो ये पोजीशन वेक्टर है। दोनों पोजीशन वेक्टर्स की लंबाई सेम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है। ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेक्टर्स की जो लंबाई है बेटा वो तो आपके पास सेम है, माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस, हमारी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको हल्का फुल्का लग सकता है कि सर ने बहुत ही ट्रिवियल चीज़ों पर इतना ज़्यादा समय लगाया है। बड़ा इसलिए कि मैं लैंग्वेज या पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता था। अगर एक बार ये दिमाग में सेट हो गई तो आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का क्या अंतर है, थोड़ा सा मैंने टाइम इसमें लगा दिया। सवाल, बढ़िया सवाल बेटा, बढ़िया सवाल। ये ओरिजिन ए जो है वो बड़ा 4,3,-2 पे है और बी जो है वो बड़ा 2,6,5 पे है। पहले वाले सवाल में मैंने पूछ रखा है कि बताओ व्हाट इज, क्या लिखा बेटे, पढ़ के बताओ क्या है ये है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। जो पहले लिखा है वो ऑब्जेक्ट है, जो बाद में लिखा है वो ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू,
ठीक है बच्चों, मुझे निकालनी है, निकाल लेंगे। पहले ए और बी की एक बार ओरिजिन से पोजीशंस तो निकाल लो। तो आप बोलोगे सर वो तो आसान सा काम है। ये लीजिए बेटा, ए की पोजीशन, बेटा ए की पोजीशन मैंने आपको सिखा रखी है कैसे लिखते हैं। ये अगर ओरिजिन है और अगर ये 4,3,-2 है तो इसकी पोजीशन है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो मैं मीटर मान लेता हूं। बी की पोजीशन मैं ये मान लेता हूं बेटा, दिस इज बी की पोजीशन। ऑफ कोर्स बेटा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। कुछ नहीं बोल रखा तो मैं मीटर मान लेता हूं। पहले में क्या पूछा है, पहले में पूछा है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पहले अर्थ बताओ इसका क्या है, हालांकि हम आंसर तो बिना अर्थ के निकाल लेंगे। इसका अर्थ है कि बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ए के रेस्पेक्ट में बी यूं पड़ा है, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हमें तो सीधा सीधा लिटरल अर्थ पता है, दिस इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। बेटा माइनस करना, इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को माइनस करना, आई कैप को आई कैप में से, जे कैप को जे कैप में से, के कैप को के कैप में से। 2 - 4 माइनस 2i कैप, 6 - 3 बेटा प्लस 3j कैप, 5 - 2 बेटा प्लस 7k कैप। दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सर व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस, लेकिन चलो थोड़ा सॉल्व करने की एक्टिंग कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज ऑफ कोर्स पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। वो तो ठीक है, दिखने में कैसा होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, ए की पोजीशन क्या है बी के देखने पर, तो बी के देखने पर ए यूं नजर आएगा, यू यू यू। दिस इज पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हम जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है, तो बड़ा सिर्फ माइनस लगाना है, बट फिर भी चलिए। पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ 4 - 2 2i कैप, 3 - 6 - 3j कैप, -2 - 5 बेटा -7k कैप। और जैसे हमारी उम्मीद थी बेटा इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, माइनस का अंतर है। वो तो होना ही था, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। Wasn't it obvious? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऑब्वियस ही है, और क्या है ना। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी। आराम से, इत्मीनान से, बड़ा प्यार से सारी की सारी बातें अच्छे से सुनना, समझना, सब आराम से हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। लिखना बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन की चेंज होने की जो रेट है वो बेटा मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी इज rate of change of relative position। सिंपल। लेट्स से कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये क्या है, पहले इसको स्पेल करो, पहले इसको बोलो। आप बोलोगे सर दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी ग्राउंड से नहीं, बी के देखने पर ए की वेलोसिटी क्या है। ए ऑब्जेक्ट है और बी उसका ऑब्जर्वर है, बी उसको देख रहा है। पहले बेटा इसको स्पेल करते हैं, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी आपका ऑब्जर्वर, ए आपकी ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, उस रेट को मेजर करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी।
आज तक ये जो रेट थी आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, अभी आप निकाल रहे हो बी के रेस्पेक्ट में। डेफिनेशन थोड़ी चेंज होएगी, वो तो वही रहेगी। बेटा देखना ये क्या लिखा हुआ है बेटा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सुना सुना सा लग रहा है। दिस इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन की अगर मैं लॉस लगाऊंगा तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी। ए के पोजीशन के चेंज होने की जो रेट है, अरे बेटा ए के पोजीशन के चेंज होने की जो रेट है वो तो ए की वेलोसिटी है, और बी की पोजीशन के चेंज होने की जो रेट है वो बी की वेलोसिटी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरे पास ये आ गया है वेलोसिटी ऑफ ए और ये मेरे पास आ गया है वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपल सिंपल। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कितना सिंपल है। आई रियली होप दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस कर दो वेक्टरली। बहुत टफ नहीं है। जैसे सिंपली मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास कोई ए पार्टिकल है और वो स्पेस के अंदर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भाग रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप से, और कोई दूसरा पार्टिकल है बी, वो भाग रहा है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप से। ये ए की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये बी की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बताओ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है। मतलब ग्राउंड से देखने पर ए कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है मुझे पता है, ग्राउंड से देखने पर बी कितनी वेलोसिटी से मुझे पता है, लेकिन अगर बी ए को देखेगा तो उसे ए कितनी वेलोसिटी से ज्यादा दिखा देगा। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ए की वेलोसिटी आएगी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। बड़ा मेरे ख्याल से माइनस करना आता है, 3 में से 2 गया 1i कैप, 4 माइनस माइनस 6 बड़ा 10j कैप, 5 माइनस 3 बड़ा 2k कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सिंपल। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, जिस किसी बच्चे को हल्का फुल्का भी अगर वेक्टर थोड़ा सा कम आता है वो इस बात को थोड़ा और बेटर तरीके से सुने समझे। हालांकि मैं जब सवाल करूंगा तो और बेटर तरीके से समझाऊंगा इस बात को। मैं एक बार तो सिर्फ स्टेट कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का अर्थ यह भी है कि ए में से बी की वेलोसिटी को निकाल दो। ए में से बी की वेलोसिटी को निकाल दो या उसके अंदर माइनस वी बी ऐड कर दो, एक ही बात है। सर ये माइनस वी बी ऐड कर दो, इस बात का मतलब क्या है कि ए की वेलोसिटी के अंदर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। वो बड़ा बाद में मैं सिखा दूंगा कैसे कैसे जोड़ना, कोई बहुत टफ काम नहीं, बट एक बार के लिए वाला पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी था। कोई मुझसे ये पूछ ले कि ये क्या है, पहले स्पेल करो। आप बोलो सर दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। दिस इज बेटा बोलना है इसको क्या है ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये बी की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। मैं इसको बड़े आराम से कह सकता हूं कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बड़ा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि इट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। मैं इसको डिफरेंशिएशन के रूल्स के हिसाब से लिख सकता हूं, इट इज दिस। बी के पोजीशन के चेंज होने की रेट को मैं लिख सकता हूं वी बी, ए के पोजीशन के चेंज होने की रेट को मैं लिख सकता हूं वी ए।
मेरे पास बड़े आराम से आ गया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज दिस। कॉन्सेप्चुअली तो बड़ा वही फॉर्मूला आ गया वापस से, वो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी था तो वो वी ए माइनस वी बी आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वी बी माइनस वी आ गया। कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। कॉन्सेप्चुअल बात तो ये है बेटा। तुमने कुछ नोटिस किया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दोनों सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ये है वी बी माइनस वी ए और वो है वी ए माइनस वी बी। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सर इस माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है कि दोनों अपोजिट है, इक्वल तो बड़ा मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट है। सर इस बात का अर्थ क्या हुआ? बेटा इस बात का अर्थ ये हुआ कि मान लो बेटा ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ए बालक बैठा है, ये जो बी बालक है बड़ा ये इसको प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आया है, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से भागने लग गई, ठीक है, और इस तरफ आपका ईस्ट है, ये बड़ा आपका इस तरफ ईस्ट है। तो बी को लगेगा कि ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो लगेगा 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। लेकिन ए को क्या लगेगा जो ट्रेन के अंदर बैठा है कि मैं तो रेस्ट पे हूं, बी जो है वो मेरे से दूर जा रहा है। किधर दूर जा रहा है? वेस्ट में। भैया मान लो कि मैं ए हूं, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, तो मुझे लगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं और मेरे से लगातार बी का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है किधर की तरफ? वेस्ट में। तो मुझे ऐसा लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड में ही आएगी, लेकिन किधर आएगी? वेस्ट में। मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में तो हमेशा ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। फॉर्मूला भी ये कह रहा है जिसके भी रेस्पेक्ट में देखना होता है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। मैं इस बात को फिर से डब्बे के अंदर लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर निकालना हो तो वैसे तो ये वी बी माइनस वी ए है, देन इसका अर्थ यह है कि जो भी बी की वेलोसिटी है उसके अंदर ए की वेलोसिटी मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। इस पर हम खूब सारे सवाल करेंगे, मेन चीज ही बढ़ाई है, बट फिर भी एक बार को सिर्फ और सिर्फ लिख लो। चलो बच्चों इस बात को थोड़ा सा अपन देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि कोई सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास बड़ा कोई कार्ट है, इसके अंदर ए जो है वो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और ये जो बी है ये इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और दूसरा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, सिंपल, ऐसे सिंपल। इसका अर्थ क्या है कि ए की वेलोसिटी निकालो बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी निकालो बी के रेस्पेक्ट में। अच्छा मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, रियली सॉरी फॉर दैट। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए खुद को देख रहा है तो बताओ उसकी वेलोसिटी खुद के रेस्पेक्ट में क्या है, तो बच्चा डायरेक्ट ही बोल देगा सर जीरो। फॉर्मूले से भी जीरो आ रही है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बट दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ रमेश विथ रेस्पेक्ट टू रमेश जीरो आएगी, क्योंकि रमेश की पोजीशन रमेश के रेस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। हाँ मैं बेटा अपने मेन सवाल पे आता हूं। मेरा सवाल पूछा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो एक काम करो बेटा, सिचुएशन आसान सी है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो बी तो बेटा मेरा ऑब्जर्वर है, तो एक काम करो बी को तो ले आओ रेस्ट पे, क्योंकि बी देख रहा है, तो बी तो बेटा ऐसा लगेगा मैं तो रेस्ट पे ही हूं।
और अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को माइनस कर दो। ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को माइनस करने का अर्थ यह है कि ए की वेलोसिटी के अंदर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ये माइनस साइन क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, उसको अगर मैंने उल्टा करके जोड़ा तो ए के पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 तो खुद की थी, इस 5 को उल्टा करके जोड़ा तो इसके पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ 15। तो बी को ऐसा लगेगा, बी को बेटा ऐसा लगेगा कि मैं खुद तो रेस्ट पे हूं और मेरे रेस्पेक्ट में ए जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड से। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड से अगर देखूंगा ना तो 1 सेकंड बाद ये चला जाएगा 5 मीटर, ये चला जाएगा 10 मीटर, तो इसको ऐसा लगेगा कि ए जो है मेरे से दूर हो गया है 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर उधर की तरफ। तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ग्राउंड से देखने पर ये चलेगा एक सेकंड में 5 मीटर, ये चलेगा 10 मीटर, तो इसको लगेगा कि मेरे से ए दूर हो गया है, 15 मीटर दूर हो गया है। हालांकि हम हकीकत जानते हैं कि 5 मीटर ये गया है, 10 मीटर ये गया है, लेकिन इसको लगेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं और मेरे से ये दूर चला गया है 15 मीटर, वो भी 1 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ए की वेलोसिटी 15 मीटर प्रति सेकंड। बस सिंपल, समझ गया इस बात को। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी क्या है ए के रेस्पेक्ट में, सोच लेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का अर्थ है कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका बेसिक अर्थ क्या है कि बी की वेलोसिटी के अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। माइनस साइन क्या तरह उल्टा करके जोड़ दो। जोड़ते कौन है ऑब्जर्वर, ए अगर अपने आप को ही देखेगा, ए अगर अपने आप को ही अगर देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं तो चिल मचा रहा हूं, और उसे ऐसा लगेगा कि बी की वेलोसिटी निकालनी है। हाँ बेटा निकाल लेते हैं, ये रहा बी। ए के रेस्पेक्ट में अगर बी की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो बी की वेलोसिटी के अंदर, बेटा बी की वेलोसिटी 5 है ऐसे, उसके अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो। ए की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी थी, 10, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ो। 10 भी इधर की तरफ, 5 भी इधर की तरफ, बेटा कितना आ गया, 15। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सॉरी बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो बी को लगेगा कि ए 15 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ए को लगेगा कि बी 15 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। और कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। आई होप फील भी आ गई होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सिचुएशन और लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा सिचुएशन। ये बड़ा आपका ए है, ये गाड़ी है ए, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। बी जो है इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 3 मीटर पर सेकंड। मेरा सवाल बड़ा वही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सोचते हैं बेटा, पहले पहला सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी तो बी देख रहा है, क्या होगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका अर्थ क्या होगा, ए के अंदर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। अभी जोड़ता हूं, कौन देख रहा है, बी। बी अगर देखेगा तो उसे लगेगा कि देखो भाई मैं तो खुद तो रेस्ट पे हूं, देखो खुद के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही रहेगा, खुद की पोजीशन तो कभी भी चेंज नहीं हुई खुद के रेस्पेक्ट में। मेरे रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है, सोचते हैं। मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि ए के पास खुद के पास वेलोसिटी है इस तरफ 10, बी के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी के अंदर जो बी की एक्चुअल वेलोसिटी थी उसको उल्टा करके, माइनस साइन क्या होता है, उल्टा करके जोड़ दो। ए के पास वेलोसिटी है 10, बी के पास वेलोसिटी है इधर की तरफ 3, माइनस साइन करेगी उल्टा करके जोड़ दो।
10 इधर की तरफ, 3 इधर की तरफ, इतना तो वेक्टर आता ही है। इधर की तरफ मेरे पास आ गया है 7 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी को लगेगा कि ए जो है वो उससे 7 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है, लेफ्ट में। एंड इट मेक्स सेंस। ग्राउंड से अगर देखूंगा तो 1 सेकंड में ये 3 मीटर चल लेगा, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चल लेगा। तो पहले अगर मान लीजिए दोनों में सेपरेशन अगर x था तो ये 3 मीटर आगे गया, वो 10 मीटर आगे चला गया, तो अब वो सेपरेशन x + 7 हो गया। तो एक बी को लगेगा कि ए मेरे से दूर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, 1 सेकंड में 7 मीटर दूर चला गया। तो कितनी वेलोसिटी हुई उसकी मेरे रेस्पेक्ट में? 7 मीटर प्रति सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड। आई रियली होप बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बेटा दूसरा वाला वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इट सिंपली मीन्स कि बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दो। ये थोड़ा बोलना होगा। इसका फिजिकल अर्थ क्या है कि बी की वेलोसिटी के अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। जो भी ऑब्जर्वर है ना, जो भी ऑब्जर्वर है जो बाद में लिखा है, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको दिख जाएगी। अभी करते हैं। कौन देख रहा है? ए। किसको देख रहा है? बी को। ठीक है, ए देख रहा है ना, तो ए तो आ गया रेस्ट पे। ए को तो ये लेगा ना कि मैं तो रेस्ट पे हूं। हम सारा मोशन किसके रेस्पेक्ट में जज कर रहे हैं? ए के रेस्पेक्ट में। ए को तो ये लेगा कि मैं रेस्ट पे हूं। वो बी को देख रहा है, वो बी को देख रहा है। बी के पास वेलोसिटी खुद के पास है 3, ठीक है। उसके अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ए की एक्चुअल वेलोसिटी इस तरफ थी 10, उसको उल्टा करके जोड़ दो। लो बेटा, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ 7। बेटा मेरे पास, सॉरी, इधर की तरफ 10, इधर की तरफ 3। बेटा नेट आ गया इधर की तरफ 7। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स सेम आएगा और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगी। वाज़न्ट इट ऑब्वियस? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो ऑब्वियस था ही, आना ही था ये तो। ये कौन सा हमने कमाल कर दिया। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चले। नेक्स्ट इज एक 2 डायमेंशन में सवाल और देख लो बेटा। जैसे मैप में होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे ए जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड ईस्ट में, बी जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड साउथ में। सवाल समझ में आ गया? ए इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, बी इज गोइंग 12 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ, और मुझसे पूछ रखा है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कि बी को देखने पर ए किधर जा रहा है? ग्राउंड से अगर देखूंगा तो ए ठीक है, ईस्ट में जा रहा है। बी खुद ऐसे साउथ में जा रहा है। अगर मैं बी से अगर ए को देखूं तो उसे ए किधर जाता हुआ नजर आएगा और कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कर देंगे बेटा, बड़े आराम से कर देंगे। पहला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है कि ए को देख रहा है कौन? बी। तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को माइनस कर दो। तो एक काम करो, ए की वेलोसिटी के अंदर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। अभी जोड़ते हैं, मजा आएगा, मजा। लो बेटा, कौन देख रहा है? बी। तो बी को लगेगा कि देखो भाई मैं तो रेस्ट पे हूं। बी को लगेगा देखो मैं तो रेस्ट पे हूं, वो खुद ही देख रहा है अपने आप को, खुद तो रेस्ट में। ए जो है उसके पास, खुद के पास इस तरफ वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ? ईस्ट में। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? साउथ। ये तो ए की खुद की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है बेटा, बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी के अंदर बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। उल्टा करके, बी की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड साउथ में, उसको उल्टा करके ए की वेलोसिटी के अंदर ऐड कर दो। ये आ गया आपके पास 12 मीटर पर सेकंड साउथ में।
तो बी को लगेगा कि ए जो है वो 16 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है और 12 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ए जो है वो नेट यूं जा रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इन दोनों को जोड़ना ही तो है। 16 और 12 कितने हो गए? 28। इतने गंवार भी नहीं हो तुम यार। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट आता है ऐसे, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और बड़ा 16 का स्क्वायर कितना 256, दैट इज 400। 400 का रूट आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं, दिख भी गया होगा, 37 आ रहा होगा। tan थीटा इज 12/16, तो tan थीटा इज 3/4, ये 37 आ गया, तो ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 53। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, तो मैं बोल दूंगा कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में है 20 मीटर पर सेकंड। सर डायरेक्शन तो बोलो। सर नॉर्थ ईस्ट बोल दूं? अरे पगलू, नॉर्थ ईस्ट तो तब बोलते हैं जब बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो सर इसको कैसे बोले? इसको ऐसे बोलो, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट के 37 डिग्री नॉर्थ में, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर ऐसे बोल दो, 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की 53 डिग्री ईस्ट में, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपल, समझ गए होंगे। वैसे समझदार बच्चा बोलेगा कि सर बी के रेस्पेक्ट में ए अगर यूं जा रहा है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ए के रेस्पेक्ट में बी यूं जाएगी। लेकिन चलो निकाल लेते हैं। मुझे चाहिए दूसरे वाले सवाल के अंदर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मुझे क्या करना है? बी की जो वेलोसिटी है उसके अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। किसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है? जो ऑब्जर्वर है। इस बार ऑब्जर्वर कौन है? ए। सोचते हैं, कोई बड़ी टास्क नहीं है, सिंपल बातें हैं। ये बड़ा मेरे पास है ईस्ट, बड़ा मेरे पास ये है नॉर्थ, ये बड़ा मेरे पास है साउथ, ये मेरे पास है वेस्ट। बड़ा मान लो कि ए यहाँ कहीं है, वो किसको देख रहा है? बी को देख रहा है। बड़ा ये बी रहा, बी के खुद के पास वेलोसिटी इधर की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड थी, साउथ की तरफ थी ना बेटा। बी के पास वेलोसिटी कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड साउथ में। मुझे बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट थोड़ी निकालनी, वो दे रखी है। मुझे ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है। मोशन में जज कर रहा हूं ए के रेस्पेक्ट में, तो ए को तो लगेगा कि देखो मैं तो रेस्ट पे हूं, मेरे रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं। ए के रेस्पेक्ट में अगर मोशन जज करना है तो आप तो सिर्फ और सिर्फ बी की वेलोसिटी के अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। मैथमेटिक्स भी तो यही कर रही है कि बी की वेलोसिटी के अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। ए की वेलोसिटी एक्चुअल में बड़ा 16 थी, उसको उल्टा करके मैंने ऐसे जोड़ दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास बड़ा नेट वेलोसिटी, एंड एज यू कैन सी दैट कि बड़ा ये वापस से 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर मुझे ये वाला एंगल थीटा निकालना है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू 16/12, दैट इज 4/3। तो थीटा कितना आ गया? 53। ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 53, तो ये वाला एंगल अपने आप कितना आ गया? 37। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए भी 20 मीटर पर सेकेंड ही आई है, आनी ही थी। ये तो मैंने पहले लिखा रखा, तुम लोगों को लिखा तो रखा ना, हाँ लिखा रखा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। बीस मीटर पर सेकेंड आनी है। सर डायरेक्शन क्या लिखोगे? 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के 37 डिग्री साउथ में, या फिर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। जैसे बोलना चाहो बड़ा वैसे बोल सकते हो।
तो मैंने मेरे बच्चों को अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या याद कराया है, मैंने मेरे बच्चों को याद कराया कि जिसके रेस्पेक्ट में अगर आपको वेलोसिटी देखनी हो उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। जैसे मान लो कि आप ट्रेन के अंदर इधर की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, तो दुनिया भर के जितने भी ऑब्जेक्ट से बड़ा बाहर हैं उनको आप अगर खिड़की से देख रहे हो तो आपको जो मोशन नजर आ रहा है वो आपको ऑफकोर्स आपकी रेस्पेक्ट में नजर आ रहा है, तो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी के अंदर आपकी वो जो 72 किलोमीटर पर आवर है वो जुड़ गई है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे पेड़ है वो तो रेस्ट पे है, वैसे तो रेस्ट पे है, लेकिन आपको पेड़ पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, कितने से? 72 किलोमीटर पर आवर से। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी को हमने पेड़ में उल्टा करके जोड़ दिया। ये हमारे सिंपल से मैथमेटिक्स। आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। जितनी हमने पढ़ाई की उस पर बेटा हम रिलेटिव में तो कोई सवाल नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्टाइल की तुम शीट निपटाओ जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए।